स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल TMC नॉलेज में। और आइए देखते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है, यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट होगा ये हिस्ट्री के लिए। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड हो चुका है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और ये BPSC TRE 3rd के लिए और सक्षमता परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा भी BPSC TRE 1 और TRE 2 के सिलेबस पे ही हो रही है। तो ये उन सभी अभ्यर्थियों के लिए भी है जो सक्षमता परीक्षा में भी शामिल हो रहे हैं। हालांकि सक्षमता परीक्षा का भी कुछ प्रैक्टिस सेट डाला जा रहा था, लेकिन कुछ कारणों से वो कंटिन्यू नहीं हो पाया। फ़िलहाल ये देखिए, रुक्मिणी पब्लिकेशन की है BPSC TRE 3rd के लिए विशेष करके ये है, क्योंकि बुक तो BPSC TRE 3rd का ही है। तो ये इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और ये हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट है। हिस्ट्री के प्रश्न है, आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों से संबंधित है। कौन सा शब्द जो है कि वो बड़े पत्थरों से निर्मित स्मारकों के लिए है या उनसे संबंधित है। तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है महापाषाण काल जो है, ये सब इसका सही जवाब होगा। यानी कि महापाषाण काल शब्द है जो बड़े पत्थरों से निर्मित या उनसे युक्त स्मारकों के लिए संबंधित है। ये महापाषाण काल दक्षिण भारत में प्रागैतिहासिक युग से ऐतिहासिक युग में शुरुआत के मध्य का समय था। और महापाषाणिक लोगों ने दक्षिण भारत में खेती की भी शुरुआत किया था, उनसे संबंधित ये कुछ बातें हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी का नाम आपने सुना होगा, जो इसके लिए सही जवाब है। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण था सैनिकों के वेतन में कमी करना न हो करके वस्तुओं के मूल्य को बढ़ने से रोकना था। ये उसका था कि उसमें बाजार नियंत्रण की प्रणाली अपनाई थी, जिसमें वस्तुओं के मूल्यों को वो चाहते थे कि उसमें वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि ना हो, यानी कि उसके मूल्यों को बढ़ने से रोकना था। जबकि उसमें जानने वाली बात है कि ये तो बाजार नियंत्रण से संबंधित ये बातें हैं। और इसमें ये जानना जरूरी है कि आखिर बाजार नियंत्रण का जो सर्वोच्च विभाग होता था उसे हम इसे देखिए, इसे दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। दीवान रियासत जो है, चूँकि ये भी पूछा जा सकता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार इससे प्रश्न आए हैं। ये हाईलाइट भी है काफ़ी कि ये प्रश्न आ जाते हैं कि बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है कि अलाउद्दीन खिलजी का काफ़ी प्रसिद्ध है, लेकिन उसका जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसके विभाग का जो बाजार नियंत्रण विभाग का सर्वोच्च विभाग होता था उसको दीवान ए रियासत के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि 1817 के पाइक विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। पाइक विद्रोह देखिएगा, ये बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसका किया था। और पाइक विद्रोह चला था ये 1817 से लेकर के और 1825 तक ये विद्रोह चला था। और ये कहाँ चला था, तो उड़ीसा में चला था ये, यानी कि उड़ीसा से संबंधित है पाइक विद्रोह। और बख्शी जगबंधु विद्याधर ने इसका नेतृत्व किया था। और इस तरीके से इसके बाद के प्रश्न है कि राजा रुद्रदामन ये किस वंश से संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब होगा कि राजा रुद्रदामन जो है वो शक वंश से संबंधित है। और शकों का सबसे प्रतापी शासक जो है वो रुद्रदामन थे, जिनका शासनकाल 130 से लेकर के और 150 ईस्वी तक था। तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट प्रश्न है कि, और देखिए इस रुद्रदामन के संबंध में एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जो जूनागढ़ का जो शिलालेख है, तो रुद्रदामन भारत का पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने विशुद्ध संस्कृत भाषा में जूनागढ़ शिलालेख, जी हाँ याद रखिएगा जूनागढ़, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जूनागढ़ शिलालेख किसने खुदवाया था। तो जूनागढ़ ये शिलालेख जो है वो भी राजा रुद्रदामन ने ही खुदवाया था, और वो भी संस्कृत भाषा में। तो इस तरीके से ये इसके संबंधित बातें हैं। और इसके साथ और भी एक चीज़ है कि रुद्रदामन ने ही सुदर्शन झील का भी जीर्णोद्धार किया था, यानी कि उसका मरम्मत या उसको साफ़ सफाई के लिए काम किए थे उसके लिए। तो रुद्रदामन यानी कि शक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पार्श्वनाथ, ये बताइए जैन धर्म से संबंधित है। ये बताना है कि पार्श्वनाथ जो है कि जैन धर्म के तीर्थकर थे। जाहिर सी बात है कि बताना है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, तो उसमें पार्श्वनाथ का क्रम क्या था। तो पार्श्वनाथ जो है वो 23वें तीर्थकर थे, यानी कि जैन धर्म के ये 23वें तीर्थकर थे। और उनका जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। जबकि अब जानते हैं कि जैन धर्म की स्थापना किया था यानी कि भगवान महावीर ने, जो उसके 24वें तीर्थकर थे। और तो पार्श्वनाथ इसके 23वें तीर्थकर है, उनका जन्म वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के पूर्वी भारतीय प्रांत की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य के जो पूर्वी भारतीय प्रांत थे उसकी राजधानी कहाँ थी।
तो उसकी राजधानी थी तोसली थी, यानी कि ये इसका ऑप्शन सी सही है। और उसके मौर्य साम्राज्य में कुल 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है, जिसमें उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग की राजधानी थी तोसली। जो इसका मतलब है कि तोसली उसकी राजधानी है। तो कलिंग देखिएगा कि ये मौर्य साम्राज्य का पूर्वी भारतीय प्रांत था, उसकी राजधानी तोसली थी और कलिंग पर ही अशोक ने आक्रमण किया था अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में। दक्षिणापथ की राजधानी ये सुवर्णगिरी थी और प्राच्य यानी कि पूर्वी देश की राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियाँ निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं। महाराष्ट्र में जो अजंता की गुफाओं में जो चित्रकारियाँ की गई हैं मूर्तियों पर, तो उसका संबंध जो है कि वो किस धर्म से है, तो उसका संबंध बौद्ध धर्म से है। और बौद्ध धर्म के अंतर्गत वो जो मूर्तियों का जो चित्रकारी की गई है, मूर्तियों पर नक्काशी की गई है। और महाराष्ट्र में स्थित जो है कार्ले और कन्हेरी गुफाओं की प्रथम शताब्दी के आसपास की है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र का एलिफेंटा जो गुफा है उसमें 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। तो इस तरीके से इसका सही जवाब बौद्ध धर्म है। नेक्स्ट है कि नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक के देखिएगा, नई दिल्ली में इंडिया गेट स्मारक को किस युद्ध में मारे गए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था, ये प्रश्न है। और इसका सही जवाब है कि ये प्रथम विश्व युद्ध में मारे गए थे भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। और प्रथम विश्व युद्ध आपको बता दें कि 1914 से लेकर के और 1918 तक चला था और 1981 में इंडिया गेट की आधारशिला रखी गई थी। और इसका इंडिया गेट का जो डिज़ाइन किया था यानी कि एडविन लुटियन के द्वारा किया गया था। ये भी जानने वाली बात है कि इंडिया गेट की स्थापना तो हो गई थी 1921 में, लेकिन उसका डिज़ाइन किसने किया था, तो एडविन लुटियन ने इसका डिज़ाइन किया था, एडविन लुटियन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखते हैं कि साइमन कमीशन, ये बताना है कि साइमन कमीशन में भारत भेजा गया था किस ईस्वी में, यानी कि साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। तो ये प्रश्न काफ़ी आसान भी हैं और काफ़ी चर्चित भी हैं क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, यानी कि साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था 1928, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं है। इस तरीके से इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था और हालांकि भारत में इसका विरोध किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। कारण जानते हैं कि साइमन कमीशन की इसका जो गठन हुआ था 1927 में हुआ था और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। इसके संबंध में है कि सर जॉन साइमन जो है कि इसके अध्यक्ष, इसमें कुल 60 सदस्य थे। ये जान लीजिए कि इसमें कुल साइमन कमीशन में 60 सदस्य थे, लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था और इसलिए जब साइमन कमीशन भारत आया था तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था। उपयुक्त में से कोई नहीं इसका जवाब होगा। नेक्स्ट है, इसमें देख सकते हैं आप, इसका अगला प्रश्न है कि मुग़ल साम्राज्य में शाहजहाँ ने, बताना है कि शाहजहाँ का शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो 1628 से लेकर के और 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासन रहा है। शाहजहाँ का राज्याभिषेक जो हुआ था वो आगरा में हुआ था और शाहजहाँ ने मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था 1638 ईस्वी में। इस तरीके से शाहजहाँ ने अपने नाम पर एक नगर भी बसाया था जिसको शाहजहानाबाद के नाम से भी जाना जाता है। 1638 में ही इन्होंने ये नगर की स्थापना की थी। और शाहजहाँ ने बलबन द्वारा प्रारंभ की गई ईरानी रिवाज यानी कि जो प्रथा था, सीधा प्रथा और पेबॉस प्रथा को उन्होंने समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल जो है, ये अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल यानी कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया था। इसके पहले भी प्रश्न आ चुका है। कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था और इसमें सबसे लंबा जो शासनकाल रहा था वो तुगलक वंश का रहा था, यानी कि उन्होंने कुल 94 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक शासक निम्न में से कौन था, यानी कि लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, ये 82वां प्रश्न है। और लोधी वंश का संस्थापक था यानी कि बहलोल खान लोधी, जो कि ऑप्शन सी में है। और इन्होंने 1451 ईस्वी में बहलोल शाहगाजी के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था और लोधी वंश का शासनकाल रहा था 1451 से और 1526 तक ये लोधी वंश का शासनकाल रहा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से, बंगाल के गवर्नर जनरल को निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ये 83वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि बंगाल के गवर्नर को चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को बनाया गया था। और भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारत का गवर्नर जनरल का नाम बदल करके वायसराय कर दिया गया था और उसके तहत प्रथम वायसराय जो हुए थे वो लॉर्ड कैनिंग हुए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है कि चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। नेक्स्ट है कि चोल प्रशासन के संदर्भ में ये देखिए बेटी शब्द का अर्थ होता था। तो चोल प्रशासन के संदर्भ में बेटी शब्द का अर्थ होता था कर, यानी कि जो टैक्स होता था उसको बेटी कहा जाता था। और चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन भूमि कर था विशेष करके, यानी कि भूमि कर के माध्यम से वहाँ राजस्व की वसूली होती थी और वो एक प्रमुख जो है कि आय का प्रमुख साधन था। नेक्स्ट है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित हुए सिकंदर के सेनापति का नाम क्या था। तो सिकंदर के सेनापति जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जिन्हें पराजित किया था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। और उसके बाद से सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्लेनिया यानी कि जो हेलेना नाम था उसकी शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था। और उसी सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो है वो मेगास्थनीज था जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहा था और उसने एक पुस्तक भी लिखी थी। आप जान सकते हैं कि उस पुस्तक का नाम था इंडिका, जो विशेष करके मौर्य साम्राज्य के शासनकाल का उसमें विस्तृत वर्णन है इंडिका में, जो मेगास्थनीज ने लिखी थी। इसी सेल्यूकस निकेटर का वो ये राजदूत था। नेक्स्ट है कि दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हेलियोडोरस निम्नलिखित में से किसके दरबार में राजदूत के रूप में आए थे। और इसका सही जवाब है कि वो भागभद्र के दरबार में राजदूत के रूप में आए थे और हेलियोडोरस यवन नरेश एंटियालकिड्स का राजदूत था। इस तरीके से इसका सही जवाब है भागभद्र, ऑप्शन बी है। और नेक्स्ट है कि नरसिंह वर्मन प्रथम जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था वो किस राजवंश के शासक थे। तो इसका सही जवाब है कि वो पल्लव वंश के शासक थे जिन्हें मामल के नाम से जाना जाता था। और इस संदर्भ में आप जान सकते हैं कि नरसिंह वर्मन जिनका शासनकाल जो है कि वो 630 से 68 AD तक उनका शासनकाल रहा था, वो पल्लव वंश के एक महान शासक भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माओजी डांग किस देश की साम्यवादी आंदोलन का नेता था। किस देश का वो साम्यवादी आंदोलन का एक नेता थे ये बताना है। तो इसका सही जवाब है कि जिनको माओजी डोंग के नाम से भी जाना जाता है। तो माओ से तुंग उनका नाम ज़्यादा प्रचलित है और चीन के साम्यवादी आंदोलन के जनक थे इस तरीके से। और इसमें सही जवाब इसका हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें ऑप्शन में माओ से तुंग नहीं है, इस तरीके से ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि चीन में 1911 में विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था। 1911 में चीन में विद्रोह हुआ था और उसके तहत वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी और डॉक्टर सन यात सेन के द्वारा वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना हुई थी, यानी किस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा युग्म गलत है। एक तरफ देख सकते हैं कि आप इसमें कुछ जगहों के नाम है और वहाँ से संबंधित किलों के नाम दिए गए हैं, तो बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। देखिएगा जूनागढ़ का ये पहला है कि रायगढ़ का किला महाराष्ट्र है, ठीक है। और उसके बाद से जो है जूनागढ़ का किला जो दिया है वो कर्नाटका है, जो कि यही युग्म गलत दिखता है। जूनागढ़ का किला ये कहाँ है, तो ये गुजरात में है, लेकिन यहाँ पे कर्नाटका दिखाया गया है। तो इस तरीके से यही ऑप्शन यहाँ पे गलत है और ये ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। इस संदर्भ में आप जान सकते हैं कि जूनागढ़ का शिलालेख रुद्रदामन और स्कंदगुप्त से संबंधित है और जूनागढ़ का शिलालेख में सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का भी जिक्र किया गया है। फिलहाल में ये मेहरानगढ़ का किला राजस्थान है, सही है। इस तरीके से ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा, जो युग्म गलत है। और नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से, अगला प्रश्न है कि 1830 के दशक में पटना नगर किसका केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर जो है वो विशेष करके बहावी आंदोलन का ये केंद्र हुआ करता था और बहावी आंदोलन का नेतृत्व किया था भारत में सैयद अहमद बरेलवी और हाजी मौलवी मोहम्मद के द्वारा ये आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। और इस आंदोलन ने मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध किया था। इस आंदोलन के द्वारा इस्लाम धर्म की पवित्रता को बचाए रखने का प्रयास भी किया गया था। और इस तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस हड़प्पा कालीन सभ्यता स्थल
से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल का टेराकोटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो देखिए बनावली में से, बनावली जो हड़प्पा कालीन एक प्रमुख स्थल है और ये हरियाणा में है, तो बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ये प्रश्न इसके पहले वाले सेट में भी मिला हुआ था। बनावली इसका सही जवाब है। और इसका नेक्स्ट प्रश्न है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध ये था। कलिंग नरेश यानी कि खारवेल का संबंध किससे था? ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है वो चेदी वंश से था और खारवेल के संबंध में जानकारी हाथी गुफा से अभिलेख से प्राप्त होता है। और ये जो अभिलेख है यानी कि हाथी गुफा अभिलेख, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब ऑप्शन बी में है, यानी कि चेदी वंश से कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। नेक्स्ट है कि ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र विशेष करके ये बताना है, काफ़ी प्रसिद्ध जो है ये शिक्षा के केंद्र रहे थे, बिहार राज्य में अवस्थित हैं। और पाल वंश के संस्थापक गोपाल ने बिहार में ओदंतपुरी में एक मठ और एक शिक्षा केंद्र का निर्माण किया था। जबकि इसके संबंध में और भी बातें हैं कि आप जान सकते हैं कि इसी बिहार में पहले नालंदा और ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो कि धर्मपाल ने भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। फिलहाल ओदंतपुर शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित था? तो बिहार इसका सही जवाब होगा। और नेक्स्ट है कि दीवान ए अर्ज ये विभाग से संबंधित है। दीवान ए अर्ज रक्षा विभाग से संबंधित था और बलबन ने दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी। तो दीवान ए अर्ज संबंधित था किससे? ये रक्षा विभाग था, ये एक तरीके से सैन्य विभाग था। ऑप्शन सी में है, रक्षा विभाग यानी कि सैन्य विभाग था और ये बलबन के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि फारसी यात्री अब्दुल रज़ाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री थे अब्दुल रज़ाक जो भारत में आए थे और भारत में वो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। और देवराय द्वितीय के शासनकाल का काल जो रहा था वो 1422 से लेकर के 1446 तक रहा था। और इसमें इसके अनुसार जो है उन्होंने विजयनगर विश्व का सबसे शानदार नगर था, उन्होंने अपने दस्तावेज़ों में इसका जिक्र भी किया है। और विजयनगर की जो राजधानी थी वो हम्पी थी, जो तुंगभद्रा नदी पर थी। इसके बाद से प्रश्न है इसका कि दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुग़ल सम्राट के राय दरबारी थे? दसवंत और बसावन ये किस मुग़ल सम्राट यानी कि अकबर के राय दरबार में थे। और ये लगता है कि ये कलम पटना कलम जो चित्रकारी का जो संबंध था उसमें भी इन लोगों का नाम आता है। तो बसावन और दसवंत ये अकबर के राय दरबारी जो है कि चित्रकार हुआ करते थे। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। संथालों ने विद्रोह किया था 1855 और 56 इसके लिए, क्योंकि इन दोनों ही वर्षों में लगभग उस आंदोलन का प्रभाव रहा था, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। हालांकि संथाल विद्रोह जो हुआ था उस समय सिद्धू और कान्हू जो हैं कि उसके प्रमुख नेता थे। तो सही जवाब इसका हो जाएगा उनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? और इसका सही जवाब है कि 1874 ईस्वी में 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से उनको हटा दिया गया था। जबकि जो ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो इस तरीके से सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कोलकाता में। और उनको 1874 में भारतीय सिविल सर्विसेज से हटा भी दिया गया था। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? यानी कि ये बंगाल से संबंधित है और द्वैत शासन बंगाल में ही लागू किया गया था। और इसका संबंध है यानी कि ये सर लियोन्स कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। और इसके तहत जो है कि द्वैत शासन में वो दो भागों में बांट दिया जाता है, यानी कि द्वैत का मतलब दो होता है। और इस तरीके से इसमें बंगाल में 1765 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक इसे लागू किया गया था। और किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यही इसमें प्रमुख जो है कि है रॉबर्ट क्लाइव का नाम इसमें देखिए दिया हुआ है। रॉबर्ट क्लाइव के लॉर्ड क्लाइव जो हैं कि किस शासनकाल में इसे ये किया गया था, यानी कि ऑप्शन इसका, हालांकि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में उन्होंने द्वैत शासन की स्थापना की थी या उसे लागू किया था, लेकिन इससे यहाँ पे जनक पूछा जा रहा है। तो द्वैत शासन का जनक जो है ये ऑप्शन बी में है, सर लियोनस कार्टियस, ये द्वैत शासन के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय
अखिल भारतीय कांग्रेस किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? और इसका सही जवाब है कि ये 1936 में इसकी स्थापना की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत में सबसे बड़े किसान नेता थे। तो इस तरीके से 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था और स्वामी सहजानंद जो है कि लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसका अध्यक्ष और NG रंगा जो है उसके महासचिव नियुक्त किए गए थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? और इसका सही जवाब है कि कर्नाट वंश का संस्थापक जो है कि वो नान्यदेव था और वर्ष 1097 ईस्वी में बिहार में पाल शासनकाल के पतन के बाद जो है वो तिरहुत में, जो कि अब वो तिरहुत पहले प्रमंडल था, यानी कि कर्नाट वंश का उदय हुआ था, जो नान्यदेव इसका संस्थापक था। नेक्स्ट है कि भारत का एक धर्म यानी कि जियोरास्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? जियोरास्ट्रियन यानी कि ये पारसी धर्म से संबंधित है, तो ये किस राज्य में पाया जाता है? तो विशेष करके ये महाराष्ट्र में जो है कि वो एक पार्सियन है ये सब, और ये महाराष्ट्र राज्य में ये पाया जाता है। नेक्स्ट इसका है कि म्यांमार को आज़ादी कब मिला था? 104वां प्रश्न है कि म्यांमार को आज़ादी मिला था 1948 ईस्वी में और म्यांमार पर जो है कि UK का शासन था उस समय, और म्यांमार को अंग्रेज़ों ने 3 आंग्ल बर्मा युद्ध के द्वारा जीत लिया था। तो इस तरीके से इसका आज़ादी इससे मिली थी 1948 में। ये 4 जनवरी 1948 को म्यांमार जो है कि वो आज़ाद हुआ था और 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आज़ाद हुआ था ब्रिटेन से। नेक्स्ट यहाँ से है प्रश्न कि चीन की विशाल दीवार जो है यानी कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है उसके निर्माण का श्रेय किसे जाता है? यानी कि चीन की विशाल दीवार, चीन की दीवार काफ़ी प्रसिद्ध है और वो कहते हैं कि वो 7 अजूबों में शामिल है और उसका निर्माण किसने किया था? तो देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, ऑप्शन ए में जो दिया है यानी कि क्वीन शी वेंग ने इसका निर्माण कराया था। और चीन का यह महान दीवार का निर्माण जो है कि लंबे अवधि तक ये कई वंशों के शासन के काल के दौरान इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट इसका प्रश्न है कि होटाकी जो है कि वंश किस देश में विकसित हुआ था? होटाकी वंश, ये 106वां प्रश्न है और ये अफ़गानिस्तान में विकसित हुआ था और इस वंश की स्थापना हुई थी 1709 ईस्वी में, यानी कि मीरवाइज होटाकी के द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से अफ़गानिस्तान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि रोम में कुलीनबर्ग जाना जाता था, रोम में उसे कुलीनबर्ग को यानी कि पैट्रिशियन के नाम से जाना जाता था, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है रोम में। और रोम में प्राचीन काल में कुलीन जो है कि वो मूल रूप से शासक वर्ग का परिवार होता था, जो काफ़ी धनी संपन्न होते थे, संपन्न भी होते थे, यानी कि वो उनका संबंध जो है कि वो शासन से होता था। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप के किस देश में पुनर्जागरण के बाद नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था? ये अगला प्रश्न है और यूरोप के इटली देश में पुनर्जागरण के बाद से ऐसा हुआ था कि नागरिक समाज प्रारंभ हुआ था। यूरोप में 14वीं और 16वीं शताब्दी के बीच में जो कला, साहित्य और चित्रकला, इन सभी क्षेत्रों में जो प्रगति हुआ था उसे पुनर्जागरण के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके से इनमें बौद्धिक ज्ञान को उसमें ज़्यादा महत्व दिया गया था और इसका सही जवाब है यानी कि इटली में ऐसा हुआ था कि पुनर्जागरण के बाद से एक नागरिक समाज का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसके तट पर स्थित है? और इसका सही जवाब है कि ये काला सागर के तट पर स्थित था और ये जो है ये आधुनिक तुर्की का एक प्राचीन शहर है, यानी कि जो नाम दिया गया है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये जो है कि आधुनिक तुर्की का एक प्राचीन शहर है जिसे अब इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है और इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया शहर के नाम से भी जाना जाता है और यह शहर जो है कि 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में पहली बार ये बसा हुआ था। नेक्स्ट है कि और इसका आखिरी प्रश्न है आज के लिए कि सेंट अगस्टिन कहाँ के बिशप थे? और इसका सही जवाब है कि सेंट अगस्टिन जो है वो उत्तरी अफ्रीकी शहर यानी कि हिप्पो के बिशप थे और ये एक ईसाई दार्शनिक भी थे और इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 354 में रोमन अफ्रीका के यानी कि नुमिडिया प्रांत के युगास्टे शहर में इनका जन्म हुआ था। तो इस तरीके से ये प्रैक्टिस सेट 4 था हिस्ट्री का, BPSC टीआर रिसर्च के लिए 6 वेट का है। हालांकि इतिहास के प्रश्न हैं, आपको ये सभी कक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे आप, बहुत जल्द ये वीडियो आएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा।